राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए एक सभा में कहा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। आपका संगठन गद्दार है। तो गद्दार प्रधानमंत्री के लिए बोलना। राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चली जिसमें पप्पू, एनार्चिस्ट, अराजकतावादी ये सब कुछ कहा गया, तो किस भाषाई मर्यादा की बात आप कर रहे हैं? शूर्पणखा से किसने तुलना की थी रेणुका चौधरी की? आप भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि आरएसएस इसमें क्यों लाया जा रहा है? संविधान जब बना था, आरएसएस के मुख्यालय में 50 सालों तक देश को आजाद होने के तिरंगा नहीं फहराया गया। क्यों नहीं कहा जाए इन्हें संविधान का गद्दार? अगर आप वर्णाश्रय, वर्ण व्यवस्था जो है उसमें यकीन करते हैं तो आप संविधान के गद्दार हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है नीट पेपर लीक के खिलाफ। मुद्दे भी तो भटक रहे हैं ना, इससे सीधे बात राहुल के गद्दार कहने पे आ चुके हैं। पेपर लीक हो गया, 22 से 23 लाख जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला गया। 4 बच्चों ने सुसाइड कर ली। आप उस पर बात नहीं कर रहे, आप राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी बीजेपी यही बोल रही है कि राहुल गांधी को भारत में बनी हर वस्तु से नफरत है क्योंकि मेलेडी जो है भारत में बनी है। जिस तरीके की वो रील है और जिस तरह की वो हंसी है, कितनी क्रिंज हंसी है। देश आर्थिक तूफान के मोड़ पर खड़ा है, आर्थिक तूफान कभी भी आ सकता है, वो इस तरह की हंसी नहीं। नमस्कार दोस्तों, नेता इस समय भाषा की मर्यादा पे बात कर रहे हैं। जी हां, आपके जितनी मैं भी शॉक्ड हूं। हालांकि मर्यादा की बात अमर्यादित भाषा में भी कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहा और इसके बाद से इसी पे बवाल छिड़ गया है और लोग जो जवाब दे रहे हैं कि ये गद्दार नहीं बोल सकते, वो कह रहे हैं कि पप्पू गद्दार नहीं बोल सकते। अब आप देखिए, भाषा की मर्यादा की बात यहाँ पे हो रही है और बहुत ढंग से हो रही है। हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए एक सभा में कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग सामने आए तो उनसे कहिए कि अमित शाह गद्दार हैं, नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, आरएसएस वाले गद्दार हैं। तो इस पे सर जो बवाल है तो गद्दार वर्ड पे है। दूसरा ये है कि आप जनता से कह रहे हैं कि अगर लोग आए तो आप उनको भी बोलिए, आप इंसाइट कर रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो। तो इस पे जो पूरा बवाल छिड़ा है, तो गद्दार शब्द प्रधानमंत्री के लिए बोलना, तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है भी। प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकता है? मतलब तथ्यात्मक रूप से अगर वो बैक्ड है तो आप उसका तथ्यात्मक विश्लेषण आपको करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियर कर ही दिया है, बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत उसमें रह नहीं जाती है। जब विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तानी कहा जाता है, जब विपक्ष के नेताओं को खालिस्तानी कहा जाता है, वो भी तब अगर वो किसी पब्लिक प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। अगर वो किसानों के हक की बात करेंगे तो खालिस्तानी हो जाते हैं, मुसलमानों के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम परस्त है, ऐसे कहकर पेंट करती है। ये सब भाषाई मर्यादा के दायरे में आता है। इसका मतलब ये हो गया, राहुल गांधी के खिलाफ जो पूरी एक कैंपेन चली जिसमें पप्पू, एनार्चिस्ट, अराजकतावादी ये सब कुछ कहा गया, तो क्या ये भाषाई मर्यादा के दायरे में आता है? तो भाषा जो है वो संस्कृति से बनता है। भाषा मतलब आप जिस तरह का समाज बनाएंगे, भाषा उस तरह की होगी। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, हमने सड़क से लेकर संसद तक देखा है। मतलब दानिश अली को रमेश बिधूड़ी क्या बोल रहा है संसद के अंदर, ये तो सबने सुना है ना। तो किस भाषाई मर्यादा की बात आप कर रहे हैं? शूर्पणखा से किसने तुलना की थी रेणुका चौधरी की, कांग्रेस की नेता की? आप भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं। पप्पू कह कर राहुल गांधी को कौन संबोधित कर रहा था? आप भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो ये बयान आया है, रायबरेली में वो बहुजन स्वाभिमान सभा के मंच पर थे, उन्होंने कहा अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि वो संविधान पर हमला करते हैं। अब क्योंकि वो संविधान पर हमला करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है राहुल गांधी के जुबान से और ना ही विपक्षी पार्टियों के जुबान से। 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव जो था वो इसी लाइन पे लड़ा गया कि संविधान जो है वो खतरे में है। और संविधान खतरे में है क्या, इसका सब्सटेंशियल कारण नहीं है बोलना। भाई बीजेपी के नेता ये कहते रहे ना कि 400 प्लस सीट आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे, तो संविधान खतरे में तो दिखता ही है। संविधान कहता है कि सब लोग समान रहें, सब लोग बराबरी के साथ रहें, लेकिन माइनॉरिटी के साथ आज किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो सब लोगों को दिखता है। फेडरल स्ट्रक्चर को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है वो सब लोगों को दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज जो हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है, वो आप देख लें, स्टेट्स उठा के देख लें, तो पता पड़ता है कि संविधान की जो नीयत थी, संविधान के जो सिद्धांत थे, वो लगातार खतरे में हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का ये जो बयान है कि मोदी और अमित शाह गद्दार हैं क्योंकि वो लोकतंत्र पर हमला करते हैं, ये एक्सटेंशन है संविधान खतरे में है का।
2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी या पूरे विपक्ष ने संविधान को मुख्य थीम बनाया, अपने इलेक्शन प्रचार का संविधान की किताब उनके हाथों में दिखती थी और चुनाव लड़े और उस चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भी मिली। मतलब अभूतपूर्व सफलता मैं इसलिए कह रहा हूं 2014 के बाद से तुलना करते हुए, है ना। 240 पे भारतीय जनता पार्टी रुक जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा का वादा करती है। संविधान की जब आप बात करते हैं और पॉलिटिकल या इलेक्टोरल कम्युनिकेशन की समझ रखने वाले लोग ये समझेंगे कि संविधान की बात करते हुए छवि उभरती है बाबा साहेब अम्बेडकर की। बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि उभरते ही आप जो दलित तबका है, बहुजन तबका जो है देश का, उसको उसके जहन में आप उतरने लगते हैं, उसके दिल में आप उतरने लगते हैं। बाबा साहेब के खिलाफ आप बोलेंगे तो वो तबका आपके खिलाफ हो जाएगा, बाबा साहेब के पक्ष में आप बात करेंगे तो वो तबका आपके साथ हो जाएगा। और संविधान, बाबा साहेब एक तरीके से पर्यायवाची हो गए हैं इलेक्टोरल सीन में। तो 2024 के चुनावों में जो एक सफल प्रयोग था संविधान को सेंटर बनाकर पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ने का, उसका एक्सटेंशन करते हुए राहुल गांधी यहां पर दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि गद्दार शब्द पे जितना हाय हल्ला मचाया जा रहा है वो चलिए ठीक है। भाजपा का तो नारा था, चुनावी नारा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो उनको दिक्कत हो रही, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना भाई, भाषा तो वही आएगी जैसा आप माहौल बनाते हैं। मतलब एक बच्चे को, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, उसको ऐसे परिवेश में रख दीजिए जहां पे गाली गलौज बहुत आम है, तो बड़ा होकर वो गाली गलौज सीखेगा। मुहावरे या लोकोक्तियां जो हैं, आप पूर्वांचल से आते हैं, जो वहां की लोकोक्तियां होंगी, वहां की जो कहावतें हैं, वो आपकी जुबान में आ ही जाएगा ना। तो राजनीतिक पूरे इकोसिस्टम में जिस तरह की भाषा अब डेवलप हो गई है, अरे अरविंद केजरीवाल पुलवामा अटैक के बाद मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने बयान दिया था तो उनको किस तरीके से पेंट किया गया, पाकिस्तानी कह कह के। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान जो भी पॉलिटिशियन वहां जाता था या कोई एक्टिविस्ट जाता था, उसे कैसे कैसे आप लोगों ने पेंट किया। वो तमाम पत्रकार जो जनहितैषी मुद्दे उठाते थे, जो आपसे सवाल कर पाते थे अब भी या कर रहे थे, उनको आपने अर्बन नक्सल कह दिया। वो महिला पत्रकार जो आपसे सवाल पूछ रही थी, उनको आपने मतलब उनका चरित्र हनन करते हुए किन किन शब्दों का आपने प्रयोग किया। सुल्ली डील्स जैसा ऐप भी हम लोग देख रहे हैं इसी समाज में। तो भाषा समाज का जो है, पॉलिटिकल इस सोसाइटी का, उसका निर्माण का श्रेय जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही जाता है। आपने पूरे आंसर में लेकिन आरएसएस वाली लाइन को लेफ्ट आउट कर दिया। उन्होंने आरएसएस को भी गद्दार का, आरएसएस खुद को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, पार्टी नहीं, वो एक पॉलिटिकल। यहाँ पे आरएसएस को कहो कि गद्दार है, ये आरएसएस इसमें क्यों लाया जा रहा है? मैंने लेफ्ट आउट इसलिए किया क्योंकि आपने नहीं लिया था उसका नाम। बहरहाल देखिए, आरएसएस को गद्दार कहा है राहुल गांधी ने, और बेसिक यही है कि वो संविधान पे हमला करते हैं। संविधान जब बना था इस देश का, पहली बार की मैं बात कर रहा हूं, तो कौन था संविधान का विरोधी? खुले तौर पर आरएसएस था ना। अपने मुखपत्र में आरएसएस कहता था ना कि इस भारतीय संविधान में भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या नहीं था भारतीय जैसा? सब लोगों को बराबर माना गया, यह भारतीय जैसा नहीं था। स्त्रियों के वोट का अधिकार पुरुषों के वोट के अधिकार के बराबर रहा, यह भारतीय जैसा नहीं था। गरीब आदमी के वोट का अधिकार अमीर आदमी के वोट के अधिकार के बराबर रहा, क्या यह भारतीय जैसा नहीं था? अगर आरएसएस यही मानती है कि गरीब और अमीर के बीच में फासला रहे, वो बराबर नहीं हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में फासला रहे, वो बराबर नहीं हो सकते हैं, और समाज के अलग अलग जो पैमाने हैं उसके आधार पर अंतर समाज के अंदर बना रहे, वर्ण व्यवस्था बरकरार रहे, दलित जो है वो ब्राह्मण के बराबर ना दिखें, अगर ये भारतीयता है और इसे भारतीय कह के कोई प्रचारित करता रहा और इस कारण से संविधान को किसी ने गैर भारतीय बताया या संविधान का विरोध किया, तो वो तो गद्दार है ही संविधान का। तो उनको अचरज क्यों हो रहा है? अरे भाई, जो आपकी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को ही राहुल गांधी ने बयान किया है यहाँ, तो फिर तो ऐसा आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में तो सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है। आरएसएस के मुख्यालय में 50 सालों तक, देश को आजाद होने के 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। क्यों नहीं है ये संविधान के गद्दार? क्यों नहीं कहा जाए इन्हें संविधान का गद्दार? मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से एक हेटफुल प्रोपेगेंडा का फैलाव ये लोग करते हैं, क्या वो देश को तोड़ने जैसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के आप इलेक्शंस जब ये कॉन्टेस्ट करते हैं अलग अलग राज्यों में, कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कितने मुसलमान उम्मीदवारों को ये खड़ा करते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिनाई कर रहे हैं। आपने उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ रखा है। जो लोग मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं और उस प्रपोर्शन में वो भी नहीं दे रहे हैं जिस प्रपोर्शन में मिलना चाहिए, आप उनको मुस्लिम लीग कह देते हैं। तो आप देश नहीं तोड़ रहे हैं क्या? कहां पे इंक्लूसिविटी है? कहां पे समानता है जिसकी बात संविधान कर रहा था, जिसके लिए हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी लड़े मरे, संघर्ष किया जिन लोगों ने? आप तो उस पूरी नीयत पर चोट कर ही रहे हैं ना। तो उस नीयत पर आप चोट कर रहे हैं, ये बात कहा गया है। और राहुल गांधी जो है कोई संत नहीं है,
राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, इसके लिए उन्होंने ये शब्द कॉइन किया। और ये शब्द, पॉलिटिक्स की ये भाषा, इसके मानक भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं 2014 के बाद से। तमाम आप किसी भी विपक्षी नेता को ले, ममता बनर्जी ममता बानो हो गई, ये किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने बनाया ना। अरविंद केजरीवाल अगर वो मुसलमान मतलब मस्जिदों में अगर वो जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, वो ईद को लेकर है ना, इफ्तारी में शामिल हो रहे हैं, तब आप उनकी टोपी के साथ फोटो लगा देते हैं। राहुल गांधी के साथ आप यही काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ आप यही काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ आप यही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी विक्टिम तो मुझे सोनिया गांधी लगती है भाषा की मर्यादा की बात। मैं वही मतलब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं कह नहीं रहा था, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने बात की है। कमेंट्स में अभी भी समर्थक ऐसे लिखते हैं कि बारबाला, राहुल के पोस्ट पे आप जाके देखें, लिखते बारबाला का बेटा। तो मैं वही कह रहा हूं कि भाषा जो दिख रही है फिलहाल, वो उस भाषा की जनक जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, इस पूरे इकोसिस्टम के जनक। अब उसके पीछे जो बातचीत है, जैसे आरएसएस को संविधान का गद्दार कहा जाता है, मैंने उसको डिटेल में बताया किस लिए वो संविधान के गद्दार कहे जा सकते हैं। अगर भाई आप इंक्लूसिव नहीं हैं, अगर आपका इक्वालिटी से आप कन्विंस नहीं है इस आइडिया से, तो आप संविधान के गद्दार हैं। अगर आप वर्णाश्रय, वर्ण व्यवस्था जो है उसमें यकीन करते हैं, तो आप संविधान के गद्दार हैं। अगर आप अमीर और गरीब के बीच में अंतर करते हैं, तो आप संविधान के गद्दार हैं। और वो लोग जो देश का नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में अगर अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो वो देश के साथ, संविधान के साथ गद्दारी ही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है निवेदिता, जो कहती है कि टॉप 1% जो है हिंदुस्तान में अमीर लोग, उनके पास देश का 40% संसाधन है। 1% लोग के पास, 1% जनता के पास 40% देश का संसाधन। और जो अमीरी या समृद्धता के मामले में, समृद्धि के मामले में जो बॉटम 50% जनसंख्या है देश की, उसके पास केवल 6-7% संसाधन है। ये वितरण है आपका। तो ये तो देश के साथ गद्दारी ही है ना, संविधान के साथ गद्दारी ही है ना। तो इसको कोई क्यों नहीं हाईलाइट करेगा? और राहुल गांधी चलिए जो बयान दे रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने बात बोली है संविधान पे हमले की। उन्होंने बात बोली है कि भाई किस तरीके से एजेंसीज जो हैं उनको कंट्रोल किया गया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। इसके अलावा उन्होंने बात की है कि किस तरीके से देश के जो संसाधन हैं वो अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिए गए हैं लगभग। अब मैं पहले भी कह रहा था, सब कुछ लिटरली नहीं होता है, और लिटरल शब्दों पे आप गौर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर से राहुल गांधी ना तो कोई एकेडमिशियन है, ना राहुल गांधी कोई पत्रकार है, ना राहुल गांधी कोई संत है। राहुल गांधी एक राजनेता है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट भी करना है। भाई अडानी का जो मार्केट कैप था 2014 में, वो था मैंने नोट किया था अभी, 6 से 8 बिलियन डॉलर 2014 में। ये अडानी साहब 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है इनका फिलहाल। 10-12 सालों में इतना अंतर हुआ है। और इस बीच में हिंडनबर्ग का वो रिसर्च भी आया था, जिसके बाद बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी, उसको इन्होंने रिकवर कर लिया। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ केस चल रहा था। अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसों से इन्होंने भारतीय अधिकारियों को घूस दिया था, इस आरोप पे केस चल रहा था। और ये केस अब बंद हो गया है। ये बंद कैसे हुआ? रिश्वत का केस था, रिश्वत देके बंद हो गया। मतलब जो आर्बिट्रेशन हुआ, इन्होंने जो ऑफर किया कि भाई ऐसा है, हम तुम्हारे यहां इन्वेस्ट कर देंगे, हम इतनी नौकरियां पैदा कर देंगे। भारत में कितनी नौकरियां दे रहा है अडानी? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 36,000 नौकरियां। लेकिन आप पोर्ट्स ले लीजिए, आप एयरपोर्ट ले लीजिए, आप जंगल ले लीजिए, आप जमीन ले लीजिए, हर जगह अडानी अडानी दिख रहा है। और एम्प्लॉयमेंट कुछ आप जनरेट नहीं कर रहे। 36,000 एम्प्लॉयमेंट, और लगभग बहुत सारी जगहों पे आपकी मोनोपोली। ये कैसे हो गया? ये क्रॉनी कैपिटलिज्म कैसे हो गई? और फिर वो आंकड़ा फिर से ऑक्सफैम वाला कि बॉटम जो 50% जनसंख्या, उसके पास 6 से 7% का रिसोर्स। 80 करोड़ आबादी देश की जो है वो 5 किलो राशन पर महदूद है। और एक व्यक्ति जो है सैकड़ों गुना प्रगति कर रहा है। और वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब स्ट्रेंजर सा व्यक्ति है, एकदम से स्पेस में आया एक व्यापारी, ऐसा नहीं है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और 2002 के वो जो दंगे हुए, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल खराब हो गई थी, और नरेंद्र मोदी को उनके सलाहकारों ने कहा कि विकास पुरुष की छवि आपकी बननी चाहिए, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो हुआ था, अडानी ने उसमें सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी का। तो रिश्ते तो बहुत पुराने हैं। और जब नरेंद्र मोदी साहब का राइज होता है पॉलिटिकल, 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तब हम देखते हैं कि अडानी का भी राइज हो गया। इतने काबिल बिजनेसमैन अगर वो थे तो पहले भी कर लेते। मतलब बिजनेस उन्होंने 2014 से शुरू किया, ऐसा तो नहीं था। और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उनका।
मतलब जो मैंने डाटा बताया आपको 36,000 के आसपास लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अडानी देता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसके कारण जो लॉजिस्टिक का बिजनेस आ रहा है, उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो कुछ कुछ जनरेट कर रहे हैं, लगभग 5-6 लाख, है ना? तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर नहीं रहे, इसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। असल में क्या है? दलाली कि एक काम है, उस काम का हम देखो भैया यहां से लेंगे, वहां दे देंगे, तुमसे ले लेंगे, इसको हम ऐसे ऐसे इसका मेंटेनेंस कर देंगे और हमको पैसा मिल जाएगा। तो आप कुछ बना नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ लगातार हो रही है। आपकी नजदीकी जो है भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री जहां जहां विदेश दौरों पे जाते हैं, उसके बाद आप सबसे बड़े बेनिफिशियरी उभर के सामने आते हैं, और बाद में कई देशों ने उनके साथ हुई डील को संशय में डाला, शंकाओं में डाला। कैग की रिपोर्ट है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का डाइवर्जन किया गया इनको फायदा पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें जंगल जो थे उनमें फुल परमिशन के बिना ही पहले ही काम कर देने की परमिशन मिल गई, कि पूरी परमिशन को नहीं मिली लेकिन आप काम शुरू कर दीजिए। अरे परमिशन का वेट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इन्वायरमेंट की जो स्थिति दिख रही है वो, उसको क्यों नहीं कोई सोच रहा है? अडानी साहब को 1-1 रुपए की लीज पे जमीनें मिल रही है, मल्टिस की रिपोर्ट थी है बिहार से, है ना? तो अडानी और अंबानी की जो ग्रोथ है, वो उस ग्रोथ से दिक्कत नहीं है। मतलब हम कौन होते हैं अडानी और अंबानी से जलने वाले? लेकिन दिक्कत तब होती है जब देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर महदूद हो जाए। दिक्कत तब हो जाती है जब देश की 50% जनसंख्या के पास केवल 6 से 7% रिसोर्सेज पे उनका मतलब एक्सेस हो। दिक्कत तब होती है जब मजदूर 12-13 हजार महीने की नौकरी कर रहे होते हैं, और जब वो कहते हैं कि मालिक 12-13 हजार में कुछ नहीं हो पाता है, इसको बढ़ाओ, तो उनको पीटा जाता है। जब वो आतंकी प्रोटेस्ट का करते है। हैं तब उनको पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाता है। भाषा की बात करते हैं आप, अपने देश के युवाओं को, देश के छात्रों को, देश के मजदूरों को पाकिस्तानी बताया है। उन लोगों को आप गद्दार बताते रहते हैं, उन लोगों को आप देशद्रोही बताते हैं। आप भाषा की बात करेंगे तो संविधान पर हमला जो है वो सिंपल सी बात है। संविधान का मतलब ये देश है, संविधान ही ये देश है, संवैधानिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यही देश है। इस देश में इंक्लूसिविटी पर, इस देश में एक एक आदमी की अपॉर्चुनिटीज पर अगर कोई भी व्यक्ति अवरोध खड़ा करेगा तो इस देश पर हमला कर रहा है। और डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे अडानी की ग्रोथ हो, आप देखते जाइए ना देश के लोगों के पास क्या है, देश के युवाओं के पास क्या है। मतलब पिछले 10 सालों में निवेदिता मेरे हिसाब से 85+ एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए। इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, और नीट का पेपर लीक होता है, 22 से 23 लाख बच्चे जो उनका भविष्य अधर में लटका हुआ रहता है, और नरेंद्र मोदी मेलोडी टॉफी दे रहे हैं विदेश में जाके। आपके अर्थव्यवस्था की स्थिति ये है कि चुनाव तक तो आपने बिल्कुल चुप साधे रखा, मौन साधे रखा, अपने होठों पे उंगलियां रखी, और चुनाव होने के बाद आप कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश में यात्रा मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये सब आप कह रहे हैं। उसके बाद आप विदेश में जाकर ही खीखी करते हैं। ये स्थिति है देश की, तो क्यों नहीं इसको संविधान पर हमला बोला जाएगा? ये बात भी राहुल ने उस सभा में कोट की थी, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन सर देखिए, कारण जो बताए जा रहे हैं, अंत में हेडलाइन में आ रहा है कि राहुल गांधी ने गद्दार कहा है, और ज्यादातर जनता जो है वो अंदर पढ़ने नहीं जाएगी, वो ऊपर ही। तो बैकलैश भी एक मैसिव है। भाजपा नेता तो करेंगे ही। तरुण चुग ने कहा है कि राहुल गांधी तो मंदबुद्धि बालक है, छोड़ो, ठीक है, वो ये भाषा की मर्यादा की ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में प्रदर्शन किया है बीजेपी ने इस पे राहुल के खिलाफ, और ये वही राजस्थान है जहाँ पे कल और आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है नीट पेपर लीक के खिलाफ। वहां पे बीजेपी राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। FIR हो गई है दिल्ली में। बीजेपी युवा मोर्चा के अभिषेक दुबे ने FIR करवाई है कि भाषा असंवैधानिक है और भड़काऊ है। और कमेंट्स भी जो है, कह सकते हैं कि ये बीजेपी का इकोसिस्टम है, लेकिन कई लोग हैं जो कि वोटर भी हैं भाजपा की, जो आम भी जनता है, वो कह रही गद्दार नहीं कह सकते, गद्दार नहीं कह सकते। तो ये जो मैसिव बैकलैश है, पहले भी सावरकर वाले मुद्दे को लेकर के देखा गया था, कोर्ट भी मसला जाता है, लेकिन राहुल गांधी दोबारा मंच पे आते हैं और दोबारा कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और ये गद्दार हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ बैकआउट करना पड़ेगा या कर देना चाहिए, या फिर, क्योंकि आप देखिए ना मुद्दे भी तो भटक रहे हैं ना, इससे सीधे बात राहुल के गद्दार कहने पे आ चुके हैं। देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगी तो एक तो मैं कोई नहीं होता हूँ ये कहने वाला कि उनको बैकआउट करना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ने बड़े क्लियरली ये बात बोल ही दिया कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने जो बात बोली है उस बात पे उनको खड़े रहना चाहिए। अगर वो पीछे जाते हैं तो एनर्जाइज करना अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों का एक नेता का काम होता है। आप वो एनर्जी स्नैच अवे कर लेंगे, छीन लेंगे। तरुण चुग की आपने बात की, तरुण चुग कह रहे हैं मंद बुद्धि है। अब मंद बुद्धि इज अ पर्सनल रिमार्क। इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे आपका क्या, किस कारण से आप उसको मंद बुद्धि कह रहे हैं? आपके पास तथ्य नहीं है।
राहुल गांधी अगर गद्दार कह रहे हैं तो वो तर्क दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, और वो तर्क या तथ्य जो है आप उन तर्कों पे, उन तथ्यों पे बात करिए ना। अब बात करिए सैकड़ों गुना कैसे बढ़ गई अडानी की संपत्ति, लेकिन इस पे बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, इनकी सरकार है। पेपर लीक हो गया, 22 से 23 लाख जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया। 4 बच्चों ने मेरे हिसाब से सुसाइड कर ली, राजस्थान का भी एक लड़का है उसमें। आप उस पे बात नहीं कर रहे, आप राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो प्रेफरेंस है, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो भी दिखाती हैं। और वहीं पे एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस कर रही है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर दिख रहा है, और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बन रहा है। अगर आप सोच के देखिए ना, अगर आप बहुत बड़े देशभक्त होते, अगर आप देश का भला करना चाहते, तो कौन है भारत माता, ये किताब आई, और कौन है भारत माता पंडित नेहरू ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम लोग ना हो, आप ना हो, हम ना हो, इस देश के लोग ना हो, तो क्या है भारत माता? भारत माता इज नथिंग विदाउट इंडियंस। भारतीयों के बिना भारत माता कुछ नहीं है। इस देश के लोग ही तो भारत माता का निर्माण कर रहे हैं ना। अगर इस देश के लोगों की ही तरक्की नहीं हुई तो कौन से भारत माता की तरक्की आप कर रहे हैं? और अगर इस देश के लोगों की तरक्की नहीं हुई है और आपकी नीतियां इस देश के लोगों के खिलाफ दिख रही हैं, तो आप भारत माता के खिलाफ दिख रहे हैं, तो उनको गद्दार कहा जाता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि बैकआउट करना चाहिए। उन्होंने जो बात बोली, जिस बात को कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल वो कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं या उकसा रहे हैं, वो ये बात कि आरएसएस के लोग अगर आपके सामने आए और वो बात करें तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि तुम लोग गद्दार हो। मतलब इसमें दिक्कत क्या है? कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं को और क्या कहेगा? क्या आप उनको हाथ वाथ जोड़ के आइए, कहते हैं हाँ ठीक है साहब, आपने जो बोला वो ठीक है, और वो चुप हो जाए? क्या नरेंद्र मोदी ने फ्रिंज एलिमेंट से आह्वान नहीं किया था कि आप देखते रहिए कोई गड़बड़ दी? वो तो फ्रिंज एलिमेंट से आह्वान कर रहे थे भाई। राहुल गांधी रायबरेली में बहुजन स्वाभिमान सभा के मंच पर थे। वीरा पासी जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद थे, उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। एक इलेक्टोरल मैसेज भी इसके अंदर है, और कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल पुश भी आपको अपने कार्यकर्ताओं को देना होता है। आप जब भी कोई इवेंट करते हैं तो काम क्या होता है कि जो उसमें अटेंडीज हैं उनको एक काम दे दिया जाए, उनको एक लिटरेचर दे दिया जाए, उनके दिमाग में, उनके जुबान में कुछ शब्द दे दिए जाए। वो शब्द राहुल गांधी ने दिया, और ये शब्द कोई नया शब्द नहीं है। आप गद्दार को हटा दीजिए तो पीछे का पूरा बैकड्रॉप जो है, संविधान खतरे में है और संविधान की रक्षा हमको करनी है, और ये लोग संविधान पर हमला करते हैं। ये राहुल गांधी पिछले 8-10 सालों से लगातार ये बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। तो एज अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को एड्रेस करते हुए अगर ये बात कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं तो होनी ये चाहिए। यूपी चुनाव की भी एक कह सकते हैं जमीन तैयार करने की बात हो, क्योंकि देखिए योगी जी तो कर ही रहे हैं, बकरीद पे इतना बोल रहे हैं, सारी चीजें आ रही है, तो वो भी अपना यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी भी ये बातें बोल करके एक कह सकते हैं कि जमीन भी तैयार करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि 24 में ये तो सफल रहा था, तो वही हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो पासी समुदाय है, एक तो जिनका अनावरण हुआ है, जिनकी मूर्ति का, पासी समुदाय 3 से 4% यूपी में रहता है। और संविधान खतरे में है वाला जो नैरेटिव था राहुल गांधी का, उसके साथ लोग जुड़ते हुए दिखे, और कांग्रेस को ओवरऑल एक फायदा हुआ। कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा में प्रदर्शन किया, सीट्स के लिहाज से सपा सबसे आगे रही पार्टी, लेकिन उसमें राहुल गांधी के उस नैरेटिव का, राहुल गांधी के उस कैंपेनिंग का भी बहुत ज्यादा फायदा था। मतलब लोग जुड़ाव महसूस तो कर रहे हैं। अब मायावती जो है वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो गई हैं, वो बोल नहीं रही हैं। मायावती का वोट बैंक, उसको भी कोई दूसरा दरवाजा, कोई दूसरा रास्ता चाहिए, और राहुल गांधी उस रास्ते पर लगातार, हम देख रहे हैं ना, कास्ट सेंसस की बात से लेके आरक्षण के कैप को बढ़ाने से लेकर, और अब यहां तक संविधान के पूरे नैरेटिव को गढ़ना 2024 के चुनाव में, और फिर से संविधान के नैरेटिव को लेके आना, तो राहुल गांधी की नजर उस वोटर सेगमेंट पर भी है ही है, जो आकर्षित भी हो रही है। तो ऑब्वियसली हो सकती है इलेक्शंस की तैयारी है। अच्छा, ये जो मेलोडी वाली बात आपने की थी, सेम बात मुझे तो लगा कि आप राहुल गांधी की बात दोहरा रहे हैं क्या? उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि खुद कहते हैं ये कि आर्थिक तूफान आने वाला है, खुद ये कहते हैं कि खरीदारी मत करो, सोना मत खरीदो, तेल बचाओ, और ये हजारों करोड़ के प्लेन से जाते हैं और मेलेनी को मेलोडी खिलाते हैं, और वो इसी पे बहुत अटैक करते हैं कि ये रील बना रहे हैं।
ठीक है, प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई देश की जनता को हमें बताना पड़ेगा, चलो 2 महीना लेट ही सही, इलेक्शन के बाद ही सही बताना पड़ेगा, उन्होंने बताया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम धाम सारा छोड़ दे कि मेलोडी क्यों खिलाई। अब आप देखिए कि पीयूष गोयल ही ने ये ट्वीट किया है और पूरी बीजेपी यही बोल रही है कि राहुल गांधी को भारत में बनी हर वस्तु से नफरत है, क्योंकि मेलोडी जो है भारत में बनी है। यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि भारत में कितना विकास है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टॉफी की, तो इस बात से उनको दिक्कत क्यों हो रही है? भारत की छवि खराब कर रहे हैं। उस वीडियो को मैं चाहता हूं सारे दर्शक, मुझे लगता है कि दर्शक हमारे पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, उन लोगों ने देख ही लिया होगा, एक बार फिर से आप देखिए। मैं चाहता हूं दर्शक देखें। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. हमारे घर में बहुत बड़ी दिक्कत है, मान के चलते हैं। घर के जो मुखिया हैं, हमारे पिता, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, वो हमसे कहते हैं कि बेटा इस बार स्कूल की फीस जो है वो हम लेट देंगे क्योंकि पैसा नहीं है। बेटा इस बार जो है होटल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। बेटा इस बार जो है सो कपड़े नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और बेटे को बहुत कुछ मैनेज करना है, बेटे को बहुत कुछ का त्याग करना है, ये घर के पिता कह रहे हैं। घर के पिता फिर कहते हैं कि बेटा मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, और फिर वहाँ पता पड़ता है कि पिताजी ऑफिस का काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ पूरी ही खीखी भी चल रही है। उनके मज़े की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा दिखता है कि वो बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हैं। तो अगर वो तस्वीर मेरे सामने आएगी तो मैं अपने पिता को भी नहीं छोड़ूंगा, साधारण सी बात है। मैं कहूंगा कि ठगना बंद करिए, घर पे आके ये सब बातें और वहां जाकर आप मतलब मेलोनी कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। नरेंद्र मोदी इस देश में कह रहे हैं कि सोना मतलब देश आर्थिक तूफान के मोड़ पर खड़ा है, और नरेंद्र मोदी खुद ये बात कह चुके हैं। उसके बाद आप जाते हैं एक राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, और राष्ट्राध्यक्ष के साथ आपने उनको मेलोडी टॉफी उनको आपने गिफ्ट दिया। जिस तरीके की वो रील है और जिस तरह की वो हंसी है, कितनी क्रिंज हंसी है, कितनी घटिया हंसी है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जिसको ये अनुमान है कि देश आर्थिक तूफान के मोड़ पर खड़ा है, आर्थिक तूफान कभी भी आ सकता है, वो इस तरह की हंसी नहीं हंस सकता। हम लोग को लगा ही था कि एआई है, हम लोग कंफर्म भी कर रहे थे। मैं जितनी बार भी उस वीडियो को देखता हूं मुझे लगता है कि ये एआई है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, इस तरह की हंसी उसके मुंह से नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूं, ये तो स्थितियां हैं इस वक्त देश की, तब नहीं आनी चाहिए। अगर देश की स्थितियां ऐसी नहीं भी हों तो भी वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो अजीब लगता है, वो घटिया लगता है। मतलब मेरी समझ से तो घटिया लगता है, और मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी समझ के हिसाब से बात करूंगा। बाकी दर्शक लोग जो हैं वो इस बात का और ये फैसला पूरा करें। डिस्कोर्स जो है ना सर, वो बहुत इतना मर्दवादी। आप देखिए जब आती है मेलेनी पहली बार, मोदी जी मिलते हैं मेलेनी से, तो भारत में वो मोदी प्लस मेलेनी हैशटैग मेलेडी चलने लगता है। और वो उनके आप जा करके मेलेनी के पोस्ट पे आप कमेंट देखिए, भाभी जी भाभी जी भाभी जी लिखा रहता है। तो ये इतनी घटिया बात है। उन्होंने मेलेडी दी एज अ जोक, वो हंस भी रही हैं, उन्होंने एज अ जोक ले लिया। लेकिन आप देखिए कि मेलेनी जब बाकी देशों के भी राष्ट्राध्यक्षों से मिलती हैं, तो यूरोप में क्योंकि एक कल्चर होता है कि आप गले मिलते हैं, हक करते हैं और आप गाल पे किस भी करते हैं, पर वहां पे ये नहीं बना। वहां पे भाभी जी नहीं बनी वो, और भारत में तुरंत भाभी जी। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी के ऊपर सवाल मत उठाओ वो, और उनकी शादी की बात को लेकर के भी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मोदी जी तो ब्रह्मचारी, सारी चीजें हैं। वही लोग रोमांटिसाइज भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक महिला राष्ट्राध्यक्ष है, वो उनसे इतने साल छोटी भी है, मगर भाभी जी करना, ये एक तो पूरा मर्दवादी जो डिस्कोर्स है ना, वो बहुत घृणित लगता है। घृणित तो है ही। आप इसमें क्या है, सोच तो समाज की ऐसी ही है। मतलब मैंने कहा ना, समाज की सोच जो है वो समाज तय करता है, और पूरी जो हमारी संस्कृति रही है, और माफ करिएगा फिर से संस्कृति की बात पे लोग चिढ़ सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति जिस तरीके की बात करता है, औरतों को घर के अंदर रहना है, मतलब औरत आपके कंट्रोल में रहने वाली चीज है। यह हमारे समाज की एक सोच है, जो सोच आमतौर पर तमाम लोगों के बीच में रहती है। तो वो औरत हैं इसलिए वो कंट्रोल में रह गई। ये लोग ये नहीं सोच, अच्छा वो भी दक्षिणपंथी ही है, मेलोनी है ना। लेकिन जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था, जो अब भी लगभग जारी है, उसकी कोई स्थिति तो खास पता नहीं है, जिसमें अमेरिका और इजराइल जो है फोर्स किया था, इंपोज किया था उस वॉर को, मेलोनी ट्रंप के खिलाफ बोली थी जी। मेलोनी अपने देश की सॉवरेनिटी के पक्ष में बोलती हैं, महिला अधिकारों के लिए, महिला अधिकारों के लिए आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो वो तो बहादुर महिला भी दिखती हैं, कम से कम ये तो है कि वो बोल पा रही हैं। लेकिन ट्रंप जब ये कहते हैं कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूं, तब मोदी की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है, तब हमारे देश के इकोसिस्टम की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है। उस ट्रंप की हम पूजा कर रहे होते हैं।
तो मैं जो लोग ये भाभी जी वाला काम करें, तो यौन कुंठित लोग हैं। इन बिल्कुल। घटिया लोगों को बस ये दिखता है कि एक महिला है और इसको देखो ये हाँ। बंदे ने कंट्रोल कर लिया, ये बंदा हीरो है। कॉलेजेस में ये चलता था ना भाई, हाँ। ये तेरी भाभी जा रही है। आप यहाँ से पैक करके मेलेडी टॉफी लेके जाते हैं, आप पूरा सोचे हैं इस पे, आप वो जो ट्रोलिंग वाली चीज है उस पे आप सोचे हैं और ले करके गए हैं? आप पैक करके लेके गए हो। ये पूरी राजनीति क्या है, आप समझने की कोशिश, हमने शायद पिछले शो में डिस्कस किया था या ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे। जैसे एक आम समझ होती है ना समाज की, तो आम पितृसत्तात्मक समझ हमारे समाज की ये है कि महिलाएं अगर तरक्की कर रही हैं तो इसके पीछे हाँ। कुछ फेवर्स हैं, जो जिस्मानी फेवर्स वो दे रही होंगी, जिसके कारण उनकी तरक्की हो रही है। यही बात यति नरसिंहानंद बोल देता है, यही बात पप्पू यादव बोल देता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर। अब यही बात जब वो बोलेंगे तो एक बड़ा समर्थन उनको मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हाँ यार, हम तो ये बात सोचते समझते थे ही, अब कोई बंदा इसको वैलिडेट भी कर रहा है। ठीक कंफर्मेशन है, मिल तो गई। भारतीय सिमिलरली जैसे मुसलमान जो हैं वो हमसे अलग हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी के लोगों के मन में ये विचार है। इस विचार को दबाने के लिए और उनके मन में ये डालने के लिए कि नहीं भाई वो अलग नहीं है, हम सब बराबर हैं, एक संविधान बना। और देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने इस बारे में मेहनत की कि हम सब समान हैं, इसलिए लोग खुले तौर पर वो भोंडा प्रदर्शन नहीं करते थे कि मुसलमान अलग हैं, मुसलमान इस देश के नहीं है, जो उनके मन के अंदर कहीं परतों में दबा हुआ था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है या जब सांप्रदायिक सरकारें आती हैं तो एक लेजिटिमेसी मिलती है उस सोच को, और उस लेजिटिमेसी के तहत फिर वो खुलकर ये सब बातें बोलने लगते हैं। तो जो लोगों के मन के अंदर दबी हुई घटिया भावनाएं हैं उनको आप सहलाइए ताकि आपको व्यापक समर्थन मिलेगा। तो मेलोडी के केस में मुझे इससे ज्यादा और कुछ दिखता नहीं है। और जितने ये मंत्री हैं जो मेलोडी, क्योंकि मेड इन इंडिया है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा कैंपेन है भाई, तो छोड़ दो यार। मतलब इससे घटिया तो कोई कैंपेन नहीं। उसके अलावा आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और क्या बात की उस रील के अलावा? तो ये ढकिए मत और बेजा तर्क मत दीजिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो और तो क्या ही कहा जाए, मतलब वही है कि जो घटिया भावनाएं हैं उनको सहलाने का, उनको मतलब किसी भी तरीके से उनको अपीज करने की कोशिश है, ताकि जो मेजर सवाल हैं 22 से 23 लाख बच्चे जिनके जो नीट के एग्जाम में बैठने वाले थे और पेपर लीक हो गया, उनके भविष्य का क्या होगा, पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, ताकि ये जो सवाल है कि ईडी जो है वो 2014 से अब तक 95% जो उसके केसेस हैं, 95% से ज्यादा केसेस ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर है और कन्विक्शन रेट 1 से 2% है। इस पे बात ना हो, ताकि ये कोई सवाल ना पूछे कि जो शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के पर्याय थे वो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ श्वेत पत्र आता है वो हिमंता बिस्वा शर्मा असम में आपके सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री कैसे हैं। अजित पवार अब नहीं रहे, उनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वो आ जाते हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें इन्होंने इसकी भी बात की है, तो उस पर बातचीत ना हो। अब तो इन सब चीजों को दबाने के लिए आप घटिया भावनाओं को अपीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घटिया भावनाओं से ज्यादा प्रबल जो है ना वो भारी भावनाएं हैं, मतलब अच्छी भावनाएं हैं, या वो चिंता है जो अपने को लेकर है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम एग्जाम देंगे तब भी क्या पेपर लीक हो जाएगा, हम भर्ती परीक्षाओं में बैठेंगे तब भी क्या हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग के लिए हमें भर्ती परीक्षाओं के बाद लाठी चार्ज भी सहना पड़ेगा क्या, ये चिंताएं ज्यादा हावी हैं। इसीलिए हम कॉकरोच जनता पार्टी भी देख रहे हैं। निवेदिता, कॉकरोच बोलोगे तो इकट्ठा तो आएंगे वो। और अब तो आप देख ही चुके हैं कि भारत की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पार्टी वो आई बन वाज चुकी प्रूवन है। रॉन्ग, हालांकि मैंने कहा था बढ़ जाएंगे। सर आप ये देखिए ना, जो घटिया भावनाओं को सहलाने की बात है और उसी के साथ फिर आप नीट की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पे बहुत अटैकिंग है इस समय। उन्होंने कि भाषा खराब है, मोदी जी के लिए बोल दिया सारी चीजें, ये भारतीयों का अपमान है, ये ट्वीट कर रहे हैं। उनके पूरे प्रोफाइल पे अभी तक नीट पेपर लीक के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई ट्वीट आया नहीं है। और केवल वहां पे ही नहीं, मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की। जब बच्चे मर रहे, उनको मतलब शिक्षा मंत्री हैं, और कोई जमाना होता, अब तो इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन और कोई सरकारें होती तो इस्तीफा भी हो चुका होता, जवाब भी देना पड़ता। और वो बैठ कर और वो फोटोज भी रिट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी की मेलेनी जी के साथ फोटोज भी रिट्वीट कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा काम यही है। दुख ये होता है ना, आप देखिए जब प्रधानमंत्री इटली में मिलानी के साथ मिल करके पेड़ लगाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब याद आता है कि अंडमान निकोबार में वही लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं तो दुख होता है, बुरा लगता है। जब दिखता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री किसी के लिए चॉकलेट लेकर के जा रहे हैं और हमारे यहाँ करोड़ों आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो बुरा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो तमाशे चलते रहते हैं, उन तमाशों को देखिए, दिखाने के लिए चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये मत भूलिए कि असल में क्या हो रहा है। असल में हमारे बच्चे मर रहे हैं, असल में हमारे पेड़ कट रहे हैं, असल में हमारे सारे संसाधन 1% लोगों के पास जा रहे हैं। इसी के साथ अब हम लोगों को
विदा लेना चाहिए या फिर आप परंपरा कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, मैं चाह रहा हूं कि इस बार साइन ऑफ करते हुए कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी जब आपने कह आदत दिया हो है गई है। तो अब तो मैं बोल ही देता हूं कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं फिर से, क्योंकि हम उनके बयान से शुरू कर रहे थे कि संविधान के गद्दार हैं। ये पॉलिटिकल उनकी मैसेजिंग है, पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है उनका। लेकिन वीडम से लेकर फ्रीडम हाउसेस, बीटीआई रिपोर्ट्स जो हैं वो भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में रख रही हैं। 2017 से लगातार 2025 तक भारत जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में रखा गया। 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पे ये लोग एक रैंकिंग निकालते हैं, उस रैंकिंग के तहत ये आता है। भारत का मीडिया जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में 157वें नंबर पर है। जो इजैलिटेरियन इंडेक्स है, इजैलिटेरियन इंडेक्स मतलब समानता का भाव कितना है, उसमें 179 देशों में 134वें स्थान पर है ना। तो 75% लोग, वीडम की रिपोर्ट कहती है, भारत में जो बुनियादी राजनीतिक अधिकार हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडम की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े ये कह रहे हैं कि संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार जो हैं वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप तो जो भी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के संचालन की, वो संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है। तर्क और तथ्य ये बात कह रहे हैं। भाषा अच्छी हो बुरी हो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी दानिश अली को मुल्ला, कटवा, आतंकवादी कहता है, तब इसी तरह का आउटरीच अगर होता, जब अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो वाला नारा देते हैं, तब इसी तरह का आउटरीच होता, तो शायद भाषाई मर्यादा ऐसी नहीं होती। जब नरेंद्र मोदी रेणुका चौधरी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे थे, उस वक्त अगर आउटरीच होता तो शायद भाषा ऐसी नहीं होती। जब वो जर्सी गाय सोनिया गांधी को कहा गया, उस वक्त आउटरीच होता तो जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है या मंदबुद्धि कहा जाता है, तब आउटरीच होता तो शायद भाषा ऐसी नहीं होती। तो भाषा एक व्यक्ति नहीं बनाता है, भाषा समूह बनाते हैं, भाषा समाज बनाता है। और फिलहाल पॉलिटिकल लैंडस्केप की, मतलब भाषा की बात कर रहे हैं ये। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कहता है? पवन खेड़ा को पेलूंगा और पेड़ा बना दूंगा, ये स्वीकार्य है हमको? ये भाषा तो छोड़ दीजिए साहब, भाषा छोड़िए। जो बैकग्राउंड की चीजें हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है, वो चीजें देश के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार पढ़ देता हूं केवल कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और आरएसएस संविधान के गद्दार हैं। इसके पीछे जो कारण दिया है राहुल गांधी ने, वो बोलते हैं कि ये संविधान पर हमला करते हैं। कैसे? संविधान के प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहां कहां पर वीक हो रहे, कमजोर हो रहे हैं, ये आप देखें। इन्होंने देश को अडानी और अंबानी को बेच दिया। अडानी की जो मीटियोरिक राइज है, और हर देश में, मतलब मोदी कई बार जब विदेश यात्राओं पे जाते हैं उसके बाद एकमात्र लाभार्थी बनकर अडानी का उभर के आना, इस बात के पीछे एक ठोस बैकग्राउंड देता है। वोट चोरी की बात, 27 लाख वोटर, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कि योग्य हैं अयोग्य हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ठीक है भाई, अगली बार डाल लेना। कौन सा तुम्हारा वोट फॉरएवर के लिए कट गया है, हमेशा के लिए नहीं कटा है। तो जुडिशरी से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, ईडी से लेकर सीबीआई तक अगर पॉलिटिकल टूल बन जाते हैं तो देश और संविधान खतरे में पड़ता है। और जो देश और संविधान को खतरे में डाले उसे गद्दार कहा जा सकता है संविधान का, है ना। तो ये बात एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के तौर पर कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये भेजा जो मतलब सिंबॉलिक ड्रामेबाजी है उससे बाहर आई है, क्योंकि यही संविधान खतरे में के नैरेटिव पे अब 400 प्लस के दावे कर रहे थे, 240 पे रह गए। आज फैक्ट भी इन्होंने दिया। इसी फैक्ट को बताते हुए हम लोग अंत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक डिजिटल पोस्टर जो है ट्विटर और हर जगह पे डाला है कि पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतों से हाहाकार, भारत में राहत बरकरार। तो हमारे यहाँ राहत है और सारे पड़ोसी देश जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। पेट्रोल उनके लोगों से अपील कर लीजिए, लोग बताएं कितनी राहत है। हाँ, तो आप लोग बताइए कि राहत है ना आप लोगों को। ऐसे थोड़ी ना हमारी सरकार में बैठी पार्टी ऐसे थोड़ी ना लिखेगी। हम लोग पाकिस्तान से अच्छे, श्रीलंका से अच्छे है ना कुल मिला के। आप लोगों को राहत है तो कमेंट करके बताइए, नहीं है तो भी बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा बता दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसी के साथ चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।